साफ नजर आ रहा था कि इरादा किसी की जान लेने का था। जरूर किसी का मन कड़वाहट से भरा था और वो अपने अंदर की इस कड़वाहट को किसी के खून से मिटाना चाहता था। एक भयानक गेम खेला जाने वाला था जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स थे। कड़वाहट कत्ल की वजह बनी थी और कत्ल इस गेम की वजह। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह कड़वाहट किसके अंदर कूट कूट कर भरी थी और क्यों। हाँ अजय बोलो। कुछ सोचा रजनी? क्या करना है? कब तक यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब और उसकी बात नहीं मान सकते। फ्रॉड किया उसने रजनी हमारे साथ, अब उसके आगे और नहीं झुक सकते। बहुत गंदा गेम खेला उसने हमारे साथ। वो हमें घुमाता रहा और हम शतरंज के प्यादों की तरह घूमते रहे। उसने अपना गेम खेल लिया, अब हमारी बारी है। तुम ठीक कह रहे हो अजय। अच्छा ऐसा करो, शाम को घर पे आ जाओ, शंकर भी होगा, मिलकर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है। अजय, अजय अभी तो आए हो आप, अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी अम्मा के घर, रजनी और शंकर से मिलने। अजय मैं मानती हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाना। बात तो आगे बढ़ेगी पूजा। वो अपनी मनमानी करता रहे और हम चुपचाप बैठे देखते रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अजय आप तुम टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे भाई मिलके सब संभाल लेंगे। तुम खाना खा लेना, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। रमेश अन्ना को जरूर पहले से पता होगा मुथुरमन के इरादों के बारे में। जानबूझकर फंसाया उसने हमें। आज फिर से मेरी रमेश अन्ना से बात हुई थी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए आपने। मुझे तो लगता है कि मुथुरमन को उन्होंने ही खड़ा किया, पूरा प्लान किया होगा हमें धोखा देने के लिए। वणक्कम अम्मा। कैसे हो अजय? बस ठीक हूँ अम्मा। अम्मा आप चिंता मत करो, हम रमेश अन्ना को छोड़ेंगे नहीं। बेटा, मुझे सिर्फ तुम लोगों की चिंता है। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ जो हुआ। शायद ये धोखा अपनी किस्मत में लिखा था। अम्मा हमें नुकसान पहुंचाकर वो चैन से रहें, ये हम होने नहीं देंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि गुस्से में तुम लोग कुछ ऐसा कर बैठो जिससे तुम लोगों का नुकसान हो। अजय तुम मेरी बहन के पति, लेकिन तुमने एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। देखो मुझे नहीं पता है क्या होगा, बस इतना पता है कि राह बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इसमें घसीट रहे हैं तो प्लीज। क्या कह रहे हो रजनी? मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि पूजा तुम्हारी बहन है। तुम और शंकर भी मेरे भाई जैसे हो। हम तीनों मिलकर सबक सिखाएंगे रमेश अन्ना को। उसने अपनी गेम खेल ली है, अब हमारी बारी है। वणक्कम मिस्टर मूर्ति, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं है रमेश। हाँ वैसे ज़मीन तो पसंद आया ना आपको? ज़मीन तो पसंद है, लेकिन सोच रहा था। अब पसंद आया फिर सोचने का क्या सर? देखिए ज़मीन और जोरू का एक सा हिसाब होता है। पसंद आया और सोचने बैठेगा ना तो कोई और ही उड़ा लेगा। हाँ आप बोलेंगे तो आज ही डील फाइनल करते हैं। लेकिन ना यहाँ कोई तार है ना निशान है, कैसे समझ में आएगा कि कितनी ज़मीन किसकी है? मेरे रहते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डील फाइनल हो जाएगा, मैं बेचने वाला पार्टी को बोलकर फेंसिंग लगवा देंगे आपका हिस्से का जमीन पर। रमेश शिवराज टारगेट था जिसकी हत्या होने वाली थी और रमेश के साथ उसका ड्राइवर कम राइट हैंड विजय कुमार भी मारा जाने वाला था। अब कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे ना? हाँ जया पहुंच जाऊंगा। अब कितना बार एक ही सवाल पूछोगे?
अब्बा। हाँ कार्तिक बेटा जीते रहो। अच्छा आप अपना अम्मा का ध्यान रखना और पहुँच कर फ़ोन कर देना। और आप कल सुबह 8 बजे तक पहुंच जाइएगा, देर मत कीजिएगा। नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम भी देर मत करो वरना तुम्हारा बस निकल जाएगा। और विजय तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़कर आएगा, उसके बाद फिर मुझे भी मीटिंग में जाना। ठीक है, चलो। चलो। उस दिन सुबह रमेश की पत्नी जया अपने बेटे कार्तिक के साथ अपनी मां के घर जगतपुरम के लिए निकल गई। रमेश अगले दिन सुबह अपनी पत्नी और बेटे के पास जगतपुरम जाने वाला था। विजय, हाँ ना, तो आज रात इधर ही रुक जाना, फिर साथ में सुबह निकल जाएंगे जगतपुरम के लिए। ठीक है अन्ना, मैं अपना बैग साथ में लेकर आया हूँ, पीछे डिक्की में रखा हुआ। अच्छा चल ठीक है। कार्तिक, कार्तिक उठो, 7 बज गए, उठो जल्दी। बस आधा घंटा अम्मा, आधा घंटा। कार्तिक तुम भी ना। நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைக்கும் எண் தற்போது ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆக உள்ளது। कार्तिक तुम बिल्कुल अपने अप्पा पर गए। टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको भी 8 बजे का बोला था, 9 बज गए, अब तक नहीं आए। शायद लेट निकले होंगे अम्मा, आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तो विजय को फोन कर लो ना। किया था, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब तो शायद रास्ते में ही होंगे, मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा होगा अम्मा, आ जाएंगे। और आपको तो पता है अप्पा को लेट एंट्री मारने की आदत है। जया, रमेश कब तक आएगा? लंच का टाइम हो गया। आ जाएंगे अम्मा, रास्ते में ही होंगे, शायद देर से निकले होंगे। ये तो उसकी पुरानी आदत है, देर से आने की। शाम तक तो आ ही जाएगा। हेलो जया, अब मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। गाड़ी वहीं पर है? गोपाल है ना, आप जरा घर में जाके देखिए ना, शायद रमेश भी वहीं पर हो। अच्छा ठीक है। हेलो जया, दरवाजा तो खुला हुआ है। दरवाजा खुला है? गोपाल है ना, आप जरा अंदर जाके देखिए ना। हाँ देखता हूँ, तुम डरो मत। हेलो गोपाल है ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश है ना वहाँ, वो ठीक तो है ना? जया, यहाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है ना? जया तुम बस जल्दी आ जाओ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं ना? क्या हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश ठीक है ना? सर, बेनापुरम में एक मर्डर हो गया। बेनापुरम में मर्डर हो गया? कहाँ पर, किसका? सर रमेश शिवराज का। रमेश? यस सर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फौरन बता दूं। सर रमेश जी के साथ उनके ड्राइवर विजय की लाश भी मिली। उनके पड़ोसी गोपाल श्रीनिवासन का फोन आया था। रमेश की पत्नी और बेटा? सर वो लोग कल ही जगतपुर में अपनी माँ के घर गए थे। पड़ोसी गोपाल बता रहा था कि वो आधे घंटे पहले ही बेनापुरम के लिए निकल चुके हैं। मत रोइए अम्मा, हम बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। गोपाल श्रीनिवासन? मैं हूँ सर। करीब 1 घंटे पहले जगतपुरम से रमेश अन्ना की बीवी जया का मुझे फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि सवेरे से इनका फ़ोन नहीं लग रहा था और उनका ड्राइवर विजय का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि ज़रा घर पे जाके देख कर आओ। और मैं यहाँ आ गया। मैं आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो
रमेश अन्ना की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने आपको फ़ोन किया और गांव वालों को भी बुला लिया। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ विजय की लाश पड़ी हुई थी। सर, एक लाश इधर भी है। रमेश! 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 जय, कार्तिक बेटा, हिम्मत रखो। सुरेश अन्ना, ये सब कैसे हुआ? किसने मारा इन्हें? जिसने भी मारा है वो पकड़ा जाएगा। मैं हूं ना। रमेश! बेटा माँ को संभालो। रमेश! सर, दरवाजों पे फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले। ऐसा लगता है रमेश जी उस खूनी को शायद पहले से जानते थे। और सर, गोपाल जिसने बॉडी को सबसे पहले देखा, वो बता रहा था जब वो यहाँ आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। सर, जिस तरह ये दोनों मर्डर्स हुए हैं, ऐसा लगता है हथियार एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं। जितने भी हों, कोई नहीं बचना चाहिए। पूरा जोर लगा दो। रमेश मेरा दोस्त था। जल्द से जल्द कातिलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है। फिलहाल बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। और यहां से शुरू हुआ वो गेम जो इस केस के जरिए कई जिंदगियों के साथ खेला जाने वाला था। इस गेम ने पहले भी कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था और वही गेम वजह बना था इस मर्डर की। और अब ये मर्डर ही इस गेम को और जानलेवा बनाने वाला था। मौत का वक्त? बॉडीज यहाँ लाने के 12 से 16 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि पिछली रात? जी। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान तो नहीं मिले। रमेश की लाश लिविंग रूम में पड़ी थी। इसका मतलब है कि दरवाज़ा इसी ने खोला होगा। लेकिन इतनी रात गए किसी के लिए दरवाज़ा खोलने का मतलब, उस शख्स को जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। सर, मैं रमेश शिवराज के घर आया हूँ, उनकी बीवी और बेटे का स्टेटमेंट लेने। अनिल, कार्तिक को कहना कि मुझे पुलिस स्टेशन में आके मिले। मेरे खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी है कातिल के बारे में। कार्तिक, इंस्पेक्टर सुरेश ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, कुछ बात करना चाहते हैं। अम्मा, काम पे जा रहा हूँ मैं। अनिल, मेरे खबरी ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और कार्तिक ने जो मुझे बताया, दोनों बातें मैच होती हैं। कुछ महीने पहले रमेश ने सीता अम्मा की एक प्रॉपर्टी की डील कराई थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई। जमीन के झगड़े में खून बहना कोई नई बात तो है नहीं। शायद ये डबल मर्डर केस भी उसी जमीन के झगड़े से जुड़ा हुआ है। तुम बता रहे थे ना कि हमलावर 2 थे? जी सर। मुझे लगता है 3 होंगे। सीता माँ के बेटे शंकर और रजनी और उनका दामाद अजय। चलो तीनों को उठाते हैं।
भागने की तैयारी चल रही थी हाँ, पुलिस से बचने के लिए? नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? सर कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि रमेश अन्ना के खून में हमारा हाथ था? रमेश ही नहीं, ड्राइवर विजय, उसके भी खून का शक है तुम पर। नहीं नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम सबसे पहले ऐसे ही बोलता है, फिर हम जब अपने स्टाइल से समझाते हैं ना तो सब सत्यवादी बन जाते हैं, फिर सच ही बोलते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों किसी की जान लेंगे? सीता अम्मा, आप वजह पूछ रही हैं? आपको तो वजह पता ही है ना। आपके ज़मीन का सौदा रुक गया था क्योंकि आपका खरीदार पैसा देने से मुकर गया था। आपके दोनों बेटों को गुस्सा आया और वो गुस्सा उन्होंने रमेश पे उतारा, एक बेकसूर की जान ले ली। सर कोई मिस्टेक हुआ है सर, हमने कुछ नहीं किया है। जब लॉकअप में उल्टा टांगूंगा ना, 4 डंडे पड़ेंगे ना, खुद ब खुद सच बाहर आएगा, समझ गए? ये झूठ है सर। ना मेरा ना मेरी पत्नी के भाई और रजनी और शंकर का इसमें हाथ है। किसी का भी रमेश की मौत से कोई लेना देना नहीं है। हम मुजरिम को पकड़ने से पहले ये जान लेते हैं कि उसका कितना लेना देना है इस केस में। इसलिए बेहतर यही होगा तुम बिना बहस के हमारे साथ चलो, वरना ऑफिस के पूरे स्टाफ के सामने तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जया, मैं सच कहती हूँ, मेरे बेटे और दामाद बेकसूर है, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। हमारे साथ जमीन के सौदे में धोखा हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, सह गए थे हम लोग। पर अब मेरे पति और भाइयों के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है। आप लोग क्यों आए हो यहाँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पति का खून हुआ है। मैं ये नहीं जानती कि ये सब किसने और क्यों किया। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने मेरे पति और देवर को जेल में डाल दिया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस उन्हें बेवजह क्यों पकड़ेगी? ज़रूर उनके खिलाफ कोई सबूत मिला होगा। देखिए, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप प्लीज़ उन्हें तंग मत कीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। बेटा, मैं तुम लोगों का दुख समझती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम भी हमारा दुख समझो। अम्मा, इस वक्त हम अपने दुख को सह लें, यही बहुत है। दूसरों का दुख समझ सके ऐसे हालत में नहीं है हम। अब प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़। देखिए, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ठोस इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके बेटे और दामाद का इन दोनों हत्याओं में हाथ है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन सर, देखिए, आपको जो बहस करनी है या दलील देनी है आप कोर्ट में जाकर कीजिए। यहाँ वक्त बर्बाद करके आपको कुछ हासिल नहीं होना। अब फैसला कोर्ट करेगी। सर, ये तो सरासर ज्यादती है कि स्पष्ट इन्फॉर्मेशन को आधार बना के पुलिस ने मेरे क्लाइंट्स अजय, रजनी और शंकर को अरेस्ट किया। पुलिस के पास इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस को जो खबर मिली है वो स्पष्ट नहीं है। जमीन की डील को लेकर झगड़ा यही इन दोनों खून की वजह है, और ये झगड़ा हुआ था लेट श्री रमेश शिवराज और इस जमीन की मालिक सीता अम्मा के बेटे रजनी और शंकर के बीच, जिसमें उनके दामाद अजय भी शामिल थे। पर जिस पुख्ता सबूत की बात मिस्टर विश्वनाथन कर रहे हैं, वो सबूत तो इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद ही हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए कोर्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेने की इजाजत दी जाए। सर, ये कोई राज की बात नहीं है कि पुलिस कस्टडी में मेरे क्लाइंट्स के साथ पुलिस किस तरह से पेश आएगी। सर, मैं कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो छोटे समुदाय को बिलोंग करते हैं। सर, आई ऑब्जेक्ट टू दैट। ये तो सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। छोटी जाति का कार्ड सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए खेला जा रहा है, और मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दिया जाए। कोर्ट अजय, रजनी और शंकर को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में सौंपती है और पुलिस को निर्देश देती है कि 4 दिन के बाद इसी कोर्ट में अपने केस को पेश करें। 4 दिन की ये हिरासत पुलिस के लिए काफी थी इन तीनों संदिग्ध से सच उगलवाने के लिए। कत्ल के पीछे का मकसद और सबूत दोनों पुलिस ने खोज निकाले। आखिर था क्या यह मामला? कैसे उन तीनों ने रमेश और उसके ड्राइवर विजय की हत्या की थी? सब बातों का तालमेल पुलिस ने बिठा लिया था।
पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों मुलजिमों का परिवार भी दुख और चिंता में डूबा हुआ था। तो तुम लोग कन्फेस करने के लिए तैयार हो ना? या और समझाऊं? ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी, एक्चुअल एक्शन तो अब शुरू होगा, जिसके आगे तुम लोग टिक नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? या नमूना दिखाऊं? और तीनों ने अपना बयान दिया कि ये एक जमीन के सौदे का मामला था जिसमें कुछ अड़चन आ गई और सौदा पूरा नहीं हो पाया। आपका पेपर्स तो एकदम सही है सीताम्मा, बस एक बार मैं मुत्तू रमन को दिखा देता। डील होने से पहले वो अपना वकील को दिखाना चाहता। थैंक यू। रमेश अन्ना, पर मुत्तू रमन अभी भी हमारे दिए गए रेट पर राजी नहीं हुआ है। जानता हूँ मैं अम्मा। अब आप 45 लाख बोल रहे हैं और वो 40 पे रुका है, थोड़ा है प्रॉब्लम। अगर आप लोग बोलो तो मैं 42 में डन कर, नहीं मैं बोलेगा तो वो मना नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं आप सीताम्मा? रमेश अन्ना, हाईवे के पास की ज़मीन है, साल भर में तो दाम बढ़ना ही है। कम से कम 44 लाख तो मिलने ही चाहिए हमें। ठीक है, तुम बोल रहा है तो मैं बात करेगा उससे, पर देखो मुझे उसका लिमिट मालूम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 42.5 लाख तक ला सकता हूँ। अगर आप लोग 44 लाख पकड़ के बैठेगा फिर तो ये सौदा होने से रहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से 42.5 लाख इस जमीन के लिए करेक्ट प्राइस है। ठीक है रमेश अन्ना, 42.5 में मंजूर है। आप मुत्तू रमन से बात करवाइए। ये हुआ ना बात, मुझ पे भरोसा रखो। देखो मैं अपना खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों में से किसी का नुकसान नहीं होने देता। यहाँ अम्मा, अब यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। मुत्तू जी, आपके साइन लगेंगे यहाँ। आप दोनों के विटनेस साइन भी लगेंगे। ये लीजिए अम्मा, टोकन के 7 लाख के चेक, जैसे कि पहले तय हुआ था। सब ठीक है ना? जी। बाकी के 35.5 लाख का चेक 1 महीने बाद मिल जाएगा, जैसे कि पेपर्स में लिखा हुआ है। ठीक है? भाई मेरी तरफ से आप दोनों पार्टीज को कांग्रेचुलेशन। हाँ, अब जरा मिठाई मिठाई मंगाइए, अच्छा वाला। अरे हाँ, अरे रजनी, मेरा मुत्तू रामन से आज ही बात हुआ और तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ। रमेश अन्ना, आप तो करे थे पार्टी ठीक है, भरोसे के लायक है। मैंने कब बोला कि मैं ऐसा नहीं बोला था? और मैं तो अब भी यही बोल रहा हूँ कि मुत्तू आदमी बुरा नहीं है, उसका टाइम बुरा चल रहा है। अन्ना, 2 महीने से राह हम देख रहे हैं और आप कह रहे हो टाइम उसका खराब चल रहा है। अरे हमने आपके भरोसे पे कागज भी दे दिए हैं, कब मिलेंगे हमारे पैसे? कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 35.5 लाख रुपए की बात है। अरे रजनी, मैं उससे रोज बात कर रहा हूँ, झगड़ा भी कर लिया मैंने उसके साथ, मालूम है। अब वो बोल रहा है कि मेरा हालत खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अन्ना, सौदा पूरा होते ही हमने आपको आपका कमीशन दिया कि नहीं दिया? अब आप ही जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इसी बात को तो पैसे दिए थे आपको। देखो रजनी, अब तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा बोलना चाहते हो तुम? अन्ना, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ कीजिए आप। रजनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, जो बन पड़ रहा है मुझसे कर रहा हूँ सब। आप देखते। अब तो मुत्तू रमन फोन भी नहीं उठा रहा। हमने गलती की,
सिर्फ टोकन लेकर हमें पेपर साइन करके नहीं देने चाहिए। तुम रमेश अन्ना से बात नहीं कर सकते क्या? मुत्थू अगर पैसा नहीं दे रहा तो सौदा रद्द नहीं हो सकता क्या? फिर हमें जमीन किसी और को बेच देंगे और मुत्थू ने जो पैसा दिया है हम उसे लौटा देंगे। अमर, रमेश अन्ना को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब था जो हमने उनको दे दिया। अब उनको इस जमीन से, इस सौदे से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अगर मुत्थू बिना पैसा दिए भाग गया तो हम क्या करेंगे? सर, ये जमीन की डील जो अधूरी रही, इसमें मिस्टर रमेश का कोई कसूर नहीं था। लेकिन सीता अम्मा के बेटे रजनी और शंकर और उनके दामाद अजय, ये तीनों मिस्टर रमेश को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। इस बात को लेकर इन तीनों ने कई बार मिस्टर रमेश के साथ फोन पर झगड़े भी किए और अपने नुकसान का बदला लेने के लिए इन तीनों ने मिस्टर रमेश की हत्या कर दी। सर, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। हाँ, जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और इस बात से मेरे क्लाइंट्स ने कभी इनकार नहीं किया। सर, मेरे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को आप देखिए, वो पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। और सीधे शरीफ लोगों की तरह वो बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाह रहे थे, ना कि खून खराबे से। लेकिन खून तो बहा है सर, 2 जाने गई हैं और जिन चॉपर से ये दोनों जाने ली गई हैं उन दोनों चॉपर्स पर इन दोनों मृतकों का खून मौजूद है। शंकर, ध्यान रखना यहाँ कोई हंगामा ना करे। ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? हथियार मिल गया साहब। सर, मैं फिर से यही बात कहूंगा कि ये सो कॉल्ड मर्डर वेपन्स जो है वो पुलिस ने ही प्लांट किए थे मेरे क्लाइंट्स को फंसाने के लिए। उन्हें 3rd डिग्री देकर उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए। सर, मेरे क्लाइंट्स को यह सब इसलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि वो छोटी जाति से। सर, शुरुआत से ही यह इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष नहीं रहा है। सर, ये बात सभी लोग जानते हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुरेश और मरने वाले रमेश शिवराज ये करीबी दोस्त थे। सर, मेरे क्लाइंट्स को पहले टारगेट बनाया गया और फिर उनके खिलाफ सबूत तैयार किए गए। सर, पुलिस की कार्यक्षमता पर खामखा उंगली उठाई जा रही है। सर, इन तीनों आरोपियों ने अपना अपना स्टेटमेंट गैजेटेड ऑफिसर के सामने दिया है और जिन वेपन को मिस्टर विश्वनाथन प्लांटेड वेपन कह रहे हैं वो वेपन बरामद करते वक्त उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और वो जगह भी मिस्टर शंकर ने खुद पुलिस को दिखाई थी। अब मैं इस बात से हैरान हूं कि इतने सारे सबूत सामने होते हुए भी डिफेंस इस केस को बार बार जाति से जोड़ना चाहता है। सर, मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों आरोपियों को कुछ और दिन पुलिस रिमांड में रखा जाए। पुलिस ने अपनी तहकीकात लगभग पूरी कर ली है। कोर्ट को जरूरत महसूस नहीं होती कि मुलजिमों को फिर से पुलिस रिमांड में भेजा जाए और मुलजिमों को जमानत देने का भी कोई ठोस कारण कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कोर्ट तीनों मुलजिमों को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। सर, अनिल, ये कंप्लेंट लेटर है। रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक ने जो लिख कर दिया था। कन्फेशन लेटर्स भी है, शंकर, अजय और रजनी का। और ये सीडी है, मर्डर वेपन बरामद करते समय हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उसकी। अनिल, ये लोग छोटी जाति की आड़ लेकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। कोर्ट में हमारे पास एक स्ट्रांग केस है पेश करने के लिए। रमेश के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। चार्जशीट तैयार करो। यस सर। चार्जशीट को फाइल होने में वक्त लगा और तब तक अजय, रजनी और शंकर को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। ये हेड ऑफिस भेज दो। अजय को अपने ऑफिस से टर्मिनेशन का नोटिस मिला क्योंकि उस पर खून का मुकदमा चल रहा था।
शांति, शांति किसकी चिट्ठी है? इसी केस की वजह से रजनी और उसके भाई शंकर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई। अजय, रजनी और शंकर पर हत्या के लिए धारा 302, घर में जबरन घुसने के लिए धारा 445 और मारपीट के इरादे से घर में जबरदस्ती दाखिल होने के लिए धारा 452 लगाई गई थी। अजय, रजनी और शंकर के स्टेटमेंट के मुताबिक उस रात वो तीनों हथियार लेकर रमेश के घर गए थे, उसे मारने के इरादे से। रमेश घर पे ही है, लेकिन उसके साथ उसका ड्राइवर विजय भी है। तू श्योर है ना उसकी पत्नी और बेटी घर पे नहीं है? मैंने 2 बार चेक किया है, वो अपनी माँ के घर गई है। कल सुबह ये रमेश भी वहाँ जाने वाला है, लेकिन हमें इसे कहीं और पहुँचाना है, वहाँ। रजनी, तुम इस वक्त, शंकर, अजय, तुम भी, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? रमेश अन्ना, प्रॉब्लम तो है, इसीलिए बात करने आए थे। इस वक्त? हाँ, इस वक्त कुछ चीज़ों का फैसला करना है। अभी क्या? अरे क्या हुआ? क्या, क्यों ऐसा, क्यों गुस्सा घर में? हाँ शंकर, क्या कर रहे तुम? रजनी, क्या क्या कर रहे तुम? दरवाजा क्यों? मेरा बात बोलता है ना, मैं सुनो ना। बट देखो आप लोग, शंकर, चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है। डिफेंस को चार्जशीट की कॉपी दी गई है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। केस की सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। अजय, रजनी और शंकर, तीनों मुल्जिमों को कोर्ट जमानत पर रिहा करती है। हेलो। जमानत मिली है, रिहाई नहीं। जिन जिन लोगों को मिलना चाहते हो ना, मिल लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा चार्जशीट तैयार किया है कि तीनों के तीनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुमने अपना खेल खेल लिया है इंस्पेक्टर सुरेश। हमारी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ करना था तुमने कर लिया है। इस खेल में हम पिछड़े ज़रूर हैं, मगर अभी तक टिके हुए हैं। हमने हार नहीं मानी। कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। हाँ, वैसे एक तरीका है इस केस को बंद कराने का। तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस केस को कितनी आसानी से बंद करा सकता हूं। कीमत भी जानते हो, और वो कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना। तुम लोग पहले ही मान जाते ना तो इतना सब कुछ होता ही नहीं तुम लोगों के साथ। अभी भी वक्त है, सोच लो क्या करना है। रवि अन्ना, क्या मैं काम पर जा सकती हूँ? घर पर बैठे बैठे घुटन सी होने लगी है। मैं समझता हूँ मीनाक्षी,
लेकिन तू कुछ दिन रुक। कौन खेल रहा था और किसकी ओर से? क्या यह पूरा केस मनगढ़ंत था? किसने खून किया था रमेश शिवराज और उसके ड्राइवर विजय कुमार का? और क्या गेम खेल रहा था इंस्पेक्टर सुरेश? मेरे सारे कलीग्स मानते हैं कि कंपनी का मुझे जॉब से निकालने का फैसला गलत है। उनका कहना है कि मुझे इसके खिलाफ पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अच्छा है अजय, तुम्हें अपनी बात रखने का मौका तो मिल रहा है। मुझे और शंकर को तो मौका भी नहीं मिला, सीधे ही टर्मिनेट कर दिया। अब तो दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन वो भी कौन सा आसान होगा अन्ना। कोर्ट में अभी केस शुरू भी नहीं हुआ है, फैसला आना तो दूर की बात है। पर देखो, सजा अभी से ही भुगत रहे हैं। एक ये जमीन ही तो थी मेरे पास। सोचा था जाने से पहले तीनों बच्चों को कुछ दे जाऊंगी, पर गलती मेरी ही है जो मैंने जमीन बेचने की सोची, और उससे भी बड़ी गलती की रमेश को ये काम सौंपकर। अम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है पूजा, हम सबकी गलती है। छोटी जात में पैदा होना हमारी रजनी, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है, और उन लोगों की सोच छोटी है और घटिया भी। अगर हम अपनी किस्मत और अपनी जाति को दोष देकर बैठे रहेंगे तो इंस्पेक्टर सुरेश जैसे लोग हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे। रजनी, हमें लड़ना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। अम्मा, आपको तो भरोसा है ना कि हम लोग बेगुनाह हैं? हाँ बेटा, तुम पर भरोसा है, पर यह बात कोर्ट में कैसे साबित होगी? कौन भरोसा करेगा कि इंस्पेक्टर सुरेश गलत है और तुम लोग सही? यकीन तो दिलाना ही होगा अम्मा। कोर्ट इंस्पेक्टर सुरेश के झूठ को सच मान रही है। हमें कोर्ट को सच बताना होगा, कुछ भी करके। सही कहा अन्ना, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। बहुत डर लिया, बहुत सह लिया, अब और नहीं। ये चार्जशीट है जो पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में फाइल की है। ट्रायल 1 महीने में शुरू होगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि तुम्हारा केस कमजोर है। सर, ये सारे चार्जेस झूठे हैं। इंस्पेक्टर सुरेश ने झूठी चार्जशीट बनाई है। पर इस चार्जशीट को कोर्ट में चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक शिवराज की कंप्लेंट फाइल्ड है, जिसमें यह लिखा है कि तुम तीनों का जमीन के सौदे को लेकर रमेश शिवराज के साथ झगड़ा चल रहा था, और मुत्थू से जमीन की तय की हुई रकम नहीं मिलने पर तुम तीनों ने मिलकर रमेश को मार दिया। सर ये झूठ है, सरासर झूठ है सर। पर यह बात तो सच है ना कि मर्डर वेपन्स तुम्हारे ही घर से बरामद हुए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है इसमें। तुम ही पुलिस को वहां ले गए थे ना? सर वो मुझे ले गए थे, मुझे तो तब होश भी नहीं था। मैं नहीं जानता सर वो हथियार वहाँ कैसे आए। बस इतना जानता हूँ कि ना तो हमने कोई हथियार खरीदा था और ना ही किसी को मारा है सर। पर तुम्हारे स्टेटमेंट में सारी बातें डिटेल में मेंशन की गई है। कैसे तुम तीनों बाइक पर रमेश के घर पहुंचे? सर ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। हाँ, साइन जरूर हमारे हैं, लेकिन साइन करते वक्त हम होश में नहीं थे। यस सर। बहुत पीटा गया था सर हमें। ऐसी हालत में थे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। पेन चला, वरना डंडा चलेगा।
जब तुम्हारे स्टेटमेंट्स लिए गए तब बेनापुरम का तहसीलदार सुंदरेसन वहाँ मौजूद था। तुम्हारे स्टेटमेंट्स पर उसके सिग्नेचर्स हैं, स्टैंप और सील भी लगे हुए हैं। देखो, डॉक्टर और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी तभी मदद कर पाऊंगा जब तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगे। सच यही है कि जब हमने साइन किए तब वहां पर कोई नहीं था। हाँ सर, इंस्पेक्टर सुरेश ने पूरा झूठा केस बनाया है हमारी ज़मीन हड़पने के लिए। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो ज़मीन मुझे दे दो और अपनी ज़िंदगी बचा लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, जिंदगी भर यहीं सड़ोगे। ज़मीन के बदले ज़िंदगी, सौदा बुरा नहीं। सर, वो जमानत पे बाहर आते ही मुझे उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि अगर हमने उसको ज़मीन नहीं दी तो इस केस में हमें सज़ा करवा के रहेगा। सर, इंस्पेक्टर सुरेश भी रमेश अन्ना की तरह ज़मीन का लालची है। और रमेश अन्ना भी हमारी ज़मीन हड़पना चाहते थे। उनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे सर। फिर वो मुत्थू रमन का खरीदार बनकर आना, 1 महीने बाद पैसा देने का वादा करके मुकर जाना, सब नाटक था सर। वो गेम खेल रहे थे हमारे साथ। कैसा गेम? नमस्कारम सीता अम्मा। नमस्कार मैं रमेश अण्णा। रमेश अण्णा, ये हो क्या रहा है? मुत्तू रमन पैसा नहीं दे रहा है, मेरे बेटे कितने दिनों से परेशान है। आखिर ये सौदा पूरा कब होगा? सीता अम्मा, आपका यही सारा सवाल का जवाब देने आया मैं। एक रास्ता है मेरे पास। ये रजनी कहाँ है? 3 लाख? मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? ये तो सरासर बेईमानी है। मतलब कि 45 लाख रुपए की ज़मीन हम आपको 10 लाख में दे दें? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का ऑफर लाते हुए। संभाल के बोलो रजनी। देखो, मैं ये ऑफर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मुत्तू रामन के पास 35.5 लाख रुपए नहीं है, उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए है। अरे तो हम क्या करें? कहाँ 35.5 लाख और कहाँ 3 लाख? फ्रॉड है ये तो। जब पैसे नहीं थे तो पहले बोल देते, हम जमीन किसी और को बेच देते। टोकन अमाउंट देने के बाद, पेपर साइन होने के बाद ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? देखो रजनी, तुम समझ नहीं रहे हो मेरा बात। नाम सब समझ रहे हैं। आपको आपका कमीशन मिल गया है, हमें फंसाकर पल्ला झाड़ रहे हो आप। आज नीचे रखो रजनी, मैं यहाँ मामला सुलझाने आया हूँ और तुम मुझे पे उंगली उठा रहे हो। मैं ब्रोकर हूँ, तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ। काम करो, तुम खुद बात कर लो मुत्तू अन्ना से और निकालवा लो अपना पैसा। अरे देखो, वो बेचारा मुसीबत में है और तुम सामने वाले का मुश्किल समझने के बजाय मुझे पे चिल्ला रहे हो। मुझे बताओ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर कम कीमत में जमीन बेच दोगे तो? मतलब ये कि वैसा भी ये जमीन तुम्हारे बाप को सरकार की तरफ से मिला है। किस्मत था तुम लोगों का, वरना तुम्हारा जैसा लोगों के पास, तुम्हारा जाति के लोगों के पास इतना जमीन होता है क्या? अपने हाथ में रहकर बात कीजिए, हमारी जाति के बारे में कुछ मत बोलिएगा। क्या कुछ गलत बोला मैं? सच्चे है ना? अब तुम छोटा जाति में पैदा हुआ, इसका ब्लेम भी मुझ पे डालेगा क्या? आंखें नीचे रखो, अभी भी बोल रहा हूं। 3 लाख रुपया लो और मामला यहीं खत्म कर दो, वरना सड़ता रहेगा तुम लोग का जमीन। और सौदा टूटने का खबर अगर मार्केट में फैला ना, तो कोई दूसरा पार्टी हाथ नहीं डालेगा। जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सोचना, मैंने जो कहा है उस पर शांति से। बहुत बुरे फंस गए थे सर हम, किसी और को भी जमीन नहीं बेच सकते थे, पेपर साइन हो चुके थे। अभी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कौन हाथ डालता है इसमें? सर, ये था उनका गेम। वो जानते थे हम बुरे फंस चुके हैं, वो बस राह देख रहे थे कि कब हम हिम्मत हार कर उनकी ऑफर मान लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब इस मामले को सुलझाने आया इंस्पेक्टर सुरेश। सुना तुम छोटे लोग बहुत उड़ने लगे हो, औकात में रहो। देखिए सर, आप जबान संभाल के बात कीजिए। आप वर्दी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमें जलील करने का हक मिल गया है। हक वक्त की बात मत कर, तेरे को अंदाज़ा भी नहीं है क्या कर सकता हूँ मैं। अभी के अभी तुम तीनों को घसीट के ले जाऊंगा, जेल में डालूंगा और ऐसी ठुकाई करूंगा कि पूरी जिंदगी कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, समझ गए? एक बात कान खोल के सुन लो, एक डील है, फुल एंड फाइनल।
3 लाख रुपए मुथुरामन से लेना और 5 लाख रुपए मैं दूंगा। उसके बाद भूल जाओ ज़मीन को, समझ गए? बहुत नाटक हो गया तुम लोगों का। आपको इस सौदे से क्या लेना देना? आप क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? लगता है तू समझेगा नहीं बातों का। पीछे अगर हाथ भी लगाया ना, हथकड़ी लगा दूंगा। पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के जुर्म में ना अंदर कर दूंगा, समझ गए? उस जमीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और वो जो 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं ना, वो मेरी दरिया दिली है, वरना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और ऐसे चार्जेस मैं अंदर करूंगा कि पूरी जिंदगी सड़ते रहोगे अंदर। मामले को जल्दी से रफा दफा करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब ये केस जमीन के सौदे के साथ वाकई जुड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर सुरेश अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि इस जमीन के लिए ये सब कर रहा है। हाँ सर। तुम लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अब उनका केस बहुत स्ट्रांग हो गया है। सर धमकी दी गई थी हमें कि मेरी और रजनी की पत्नी को भी वो गिरफ्तार कर लेंगे। सोचो, जो कुछ मैंने तुम लोगों के साथ किया, अगर मैं तुम्हारी बीवी पूजा के साथ करता और तुम्हारी बीवी शांति के साथ करता, वैसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सच में बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर इसी वजह से हमारे मुंह बंद थे। हम नहीं जानते थे कि वो कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट पेश करेगा और इतनी आसानी से झूठ को सच बना देगा। हमने इस गेम में बहुत कुछ खोया है सर, हमारी ज़मीन, हमारा जॉब, हमारी इज्जत। लेकिन अब खोने का डर चला गया है। हमें बस अब लड़ना है इस बेईमान अफसर के खिलाफ। सर इसलिए हम आपके पास आए। सर कोई तो तरीका होगा इस गलत आदमी को सबक सिखाने का, उसे सजा दिलवाने का। एक रास्ता है, कोर्ट में अपील की जाए इस केस की फिर से जांच के लिए, री इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अपील के मंजूर होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर सुरेश ने आप तीनों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है। चार्जशीट झूठी है पर है मजबूत, और इस केस की तहकीकात भी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमें ना सिर्फ इंस्पेक्टर सुरेश के झूठे सबूतों का भांडा फोड़ना होगा, बल्कि रमेश और विजय के असली कातिल का भी पता लगाना होगा। और यह भी हो सकता है कि इंस्पेक्टर सुरेश ने ही ये मर्डर्स किए हो। जो हुआ उससे बिल्कुल विपरीत चित्र दूसरे वर्जन में उभर कर आया। ऐसा लग रहा था कि अजय, रजनी और शंकर, इन तीनों आरोपियों को फंसाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इंस्पेक्टर सुरेश का वर्जन चार्जशीट में फाइल कर कोर्ट में सबमिट किया जा चुका था, और इन तीनों आरोपियों का वर्जन इनके वकील के पास था जो इनका मुकदमा लड़ रहा था। इनमें से कौन सा वर्जन सही था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि रमेश शिवराज और विजय कुमार का कातिल कौन था? सर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अब डिफेंस इस केस की फिर से तहकीकात करने की अपील कर रहा है। मेरे ख्याल से ये री इन्वेस्टिगेशन एक स्ट्रेटेजी है इस केस को डीले करने की। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कोर्ट के समय की बर्बादी हो रही है। सर प्रोसिक्यूशन ये बात क्यों भूल रहा है कि 3 जवान लोगों की जिंदगी दांव पर है? मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें री इन्वेस्टिगेशन से क्या आपत्ति है। सर मैंने चार्जशीट पढ़ी और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा केस मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत कहानी तो डिफेंस कर रहा है सर कि इंस्पेक्टर सुरेश को छोटी जाति के लोगों से नफरत है और वो आरोपियों की जमीन छीनना चाहते हैं। एक ईमानदार और एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर को बेवजह बदनाम किया जा रहा है सर। सर चार्जशीट अपनी जगह पर है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन सर सही मायनों में ये केस छोटे वर्ग के लोगों पर हो रहे जुर्म और अमानवीय बर्ताव से जुड़ा हुआ है। आई ऑब्जेक्ट टू दैट सर। फिर एक बार जाति के नाम पर कोर्ट की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक क्रिमिनल केस है सर। आरोपियों की जाति बिरादरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है सर। कन्फेशन स्टेटमेंट्स पर मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती साइन करवाए गए, सारे सबूत मनगढ़ंत है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मेरे क्लाइंट्स को मुजरिम ठहराया जा सके, सिवाय उस हथियार के जो मेरे क्लाइंट के घर से बरामद किए गए थे। बट सर आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि वो हथियार वहां प्लांट किए गए थे, वो असली मर्डर वेपन है ही नहीं। सर कोर्ट ये जानती है कि इंस्पेक्टर सुरेश और मर्डर विक्टिम रमेश शिवराज ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए पूरे चांसेस है कि मेरे क्लाइंट के साथ तहकीकात के समय पक्षपात हुआ हो। मेरी कोर्ट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इंस्पेक्टर सुरेश के अलावा कोई और ऑफिसर इस केस को री इन्वेस्टिगेट करे। सर मेरे क्लाइंट्स की जमीन इन मर्डर्स की मुख्य वजह मानी गई है।
इंस्पेक्टर सुरेश की भी इस जमीन में दिलचस्पी थी, इस बात को मैं साबित कर सकता हूं। इंस्पेक्टर सुरेश इस केस के शुरू होने से पहले मेरे क्लाइंट रजनी के घर गए थे कई बार, वो भी एज अ पुलिस ऑफिसर। सर, ये वो फोन रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि इस केस के शुरू होने से पहले भी इंस्पेक्टर सुरेश बालचंद्रन की मेरे क्लाइंट्स अजय, रजनी और शंकर के साथ फोन पर बातचीत हुई थी। अब किस बारे में बातचीत हुई होगी ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। प्राइमा फेसी को देखते हुए लगता है कि डिफेंस की मांग बेबुनियाद नहीं है, इसलिए कोर्ट फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देती है ताकि केस में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसका खुलासा हो सके। कोर्ट बेनापुरम जिले के पुलिस विभाग को निर्देश देती है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नए पुलिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाए और आज से 90 दिन के अंदर नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाए। हेलो इंस्पेक्टर सिंह। हेलो। केस की फाइल कैबिन में है। अब ये केस और मेरा कैबिन दोनों आपका है। वैसे किसी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सुरेश। अब आगे की कार्रवाई हम करें। वैसे कुछ हाथ नहीं लगेगा, सारी तहकीकात हो चुकी है। ये इन लोगों का पैंतरा है जाति के नाम पर हमदर्दी हासिल करने का। इतनी जल्दी नहीं है मुझे किसी नतीजे पर पहुंचने। कोर्ट ने 90 दिन दिए हैं, हम हर पहलू पर गौर करेंगे, फिर देखते हैं ये केस कहां जाकर रुकता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अनिल, तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में थे ना? जी सर। ये चार्जशीट तुम्ही ने बनाई थी? यस सर। इस केस के तीनों आरोपियों का कहना है कि इसमें जो उनके कन्फेशन स्टेटमेंट है उन्होंने कभी दिए ही नहीं। सर, आप तो जानते हैं कि कोर्ट में आकर अक्सर आरोपी अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है। अच्छा, उन तीनों आरोपियों के अलावा इस पे तहसीलदार के सिग्नेचर और स्टैम्प भी है। वैसे सर, जब ये साइन लिए गए थे तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मतलब जब आरोपियों ने इकबाल जुर्म किया तो तुम वहाँ पर थे ही नहीं? यस सर। लेकिन सर, ये सिग्नेचर उन्हीं के हैं, आप चेक कर सकते हैं। अनिल, जब तुम वहाँ पर थे ही नहीं तो ये बात इतने श्योर होकर कैसे कह सकते? देखो, तुम भी मैं भी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव देकर भी स्टेटमेंट साइन करवाए जा सकते हैं। इसीलिए तहसीलदार को विटनेस बनाकर उसके सामने ये स्टेटमेंट लिए गए कि कल को अगर कोर्ट में आरोपी मुकर जाता है तो ये बात प्रूफ की जा सके। सर, ऑनेस्टली मैं वहाँ नहीं था जब तहसीलदार के सामने ये स्टेटमेंट्स लिए गए थे। अच्छा, जब आरोपी के घर से वेपन बरामद किए गए, क्या उस वक्त तुम वहां पर मौजूद थे? जी सर, मैं वहीं पर था। अनिल, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब देना। क्या वेपन प्लान किए गए थे? सर, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, आप चेक कर सकते हैं। जब वेपन प्लान किए गए होंगे उस वक्त की तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई होगी ना अनिल। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक दिन पहले या एक रात पहले हथियार प्लान किए गए थे? सर, पूछताछ के दौरान सुरेश सर को शंकर ने बताया था कि उसने अपने घर के पीछे मर्डर वेपन्स छिपाए। मतलब तुम वहां पर थे? जी नहीं सर, सुरेश सर ने ही उसे इंटरोगेट किया था। तो फिर तुमने इस केस में क्या किया? सर, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। कैसी हेल्प? इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में या फिर किसी और तरह की हेल्प? सर, जिस तरह एक जूनियर अपने सीनियर की हेल्प करता है, जाहिर सी बात है कि मैं इस केस में उनकी हेल्प कर रहा था। अगर हमें भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़े अनिल तो तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। अभी तुम जा सकते हो। सर। राकेश, अनिल थॉमस का कहना है कि जब स्टेटमेंट्स लिए गए ये उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। चलो उससे जाकर बात करते हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। जी नहीं, मैं थाने तो कई महीनों से नहीं गया और मेरे सामने किसी के भी बयान नहीं लिए गए। हमें भी इस बात का डाउट था, बस आपसे कंफर्म करना था। ये किसी कारीगर का काम लगता है, हूबहू नकल की है, लेकिन ये नकली ही है। ये जो सील और स्टैंप है वो? आप तो जानते हैं आज के जमाने में डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुदर्शन जी, हमें भी आपका स्टेटमेंट लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन असली। री इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम क्या पड़ा? चार्जशीट के झूठे दावों की पोल खुल गई। अब आगे और क्या क्या झूठ बाहर आने वाले थे? आरोपी को अपराधी साबित करने के लिए क्या क्या मनगढ़ंत सबूत प्लांट किए गए थे? नई इन्वेस्टिगेशन टीम को सिर्फ झूठ का पर्दाफाश नहीं करना था,
बल्कि सच का भी पता लगाना था। और इस केस का सच आसपास ही था, लेकिन सामने लाना बाकी था। राकेश, सीधी सी बात है, सबूत ढूंढे नहीं गए बल्कि बनाए गए, वो भी झूठ की चाशनी में डुबोकर। असल में तहकीकात हुई नहीं। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बेकसूर हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर खून किए किसने? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ। सॉरी सर, बाथरूम में था। ऐसा क्या सवाल पूछ लिया उन लोगों ने? इतनी देर तुझे बाथरूम में बैठना पड़ा? चल बता, क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं सर। झूठ मत बोलना मुझसे। सिर्फ ये केस मेरे हाथ से गया है, थाने का इंचार्ज अभी भी मैं ही हूँ, समझ गया? सच कह रहा हूँ सर। एक बार पहले उन्होंने मुझे बुलाया था, आज फिर बुलाया सर। दोबारा क्यों बुलाया तुम्हें? सर आज क्यों बुलाया मैं नहीं जानता, लेकिन पहली बार जब मुझे बुलाया था तब वो तहसीलदार के बारे में पूछ रहे थे, जिसकी हाजिरी में उन तीनों से स्टेटमेंट लिए गए थे। तो तुमने क्या बताया? सर मैंने कह दिया कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, और सर मैंने ये भी कहा कि वो स्टेटमेंट सच्चे हैं। गुड। अब आगे से कुछ भी पूछताछ करे ना तो मुझे तुरंत बता देना, समझ गए? जी सर। सर इन्फॉर्मेशन मिली थी खबरी से। कौन था खबरी? नाम क्या था खबरी का? सर मैं नहीं जानता, सुरेश सर का कोई अपना खबरी था, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। अनिल, मेरे खबरी ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और कार्तिक ने जो मुझे बताया, दोनों बातें मैच हो रही हैं। अनिल, तुम कह रहे थे ना कि हमलावर 2 होंगे? जी सर। मुझे लगता है 3 होंगे। अनिल, तुम्हें इस खबरी की भी कोई खबर नहीं थी? जी नहीं सर। अजय, रजनी और शंकर के खिलाफ कंप्लेन रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक ने ही लिख कर दी थी? जी सर, आप खुद देख सकते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, और काफी कुछ नजर भी आ रहा है जो पहले नजर नहीं आ रहा था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अनिल कि जब ये कंप्लेन कार्तिक ने लिख कर दी होगी, उस वक्त भी तुम वहां पर मौजूद नहीं होगे। एम आई राइट अनिल? नहीं सर, मुझे इस ज़मीन के कारोबार के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। न मैंने कभी समझने की कोशिश की, ना उन्होंने कभी समझाने की। तुम्हें तो कुछ अंदाजा होगा। नहीं सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अप्पा से करीब था, लेकिन उनके काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मतलब रमेश शिवराज ने जो डील सीता अम्मा और मुथु रमन के बीच करवाई थी, उस डील के बारे में आप दोनों को कुछ मालूम नहीं था? जी नहीं सर। कार्तिक, तो फिर तुमने किस बिना पर अपनी शिकायत में अजय, रजनी और शंकर पर शक जाहिर किया? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। उन तीनों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब सीता माँ अपनी बेटी और बहू के साथ यहाँ आई थी हमसे मदद मांगने। सर उससे पहले हमें किसी जमीन के सौदे के बारे में कुछ पता नहीं था। अदालत में जाकर पता चला उन लोगों ने मेरे पति को क्यों मार डाला। कार्तिक, ये साइन तुम्हारे है ना? हाँ सर, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है सर। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था उस वक्त। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे इनके बारे में पता चला। कार्तिक, अगर ये कंप्लेन तुम्हारी नहीं है तो इस पर ये तुम्हारे साइन कैसे आए? कार्तिक, इंस्पेक्टर सुरेश ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। कार्तिक, तुम्हारे अप्पा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसने भी उनकी जान ली है उन्हें सजा दिलवा के ही रहूंगा। बेटा, यहाँ साइन कर दो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेन फाइल करनी होगी। मैं सब कुछ लिख दूंगा, तुम सिर्फ साइन कर दो। हाँ सर, मैंने एक ब्लैंक पेपर पर साइन की थी सुरेश अंकल के कहने पर। लेकिन सर मैंने ना ही हमको किसी का नाम बताया था और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किस पर शक था। मतलब कंप्लेन और कन्फेशन दोनों नकली हैं। क्या हुआ सर? कुछ गलत हुआ है क्या? हमें लगता है आपके पति और उनके ड्राइवर का खून अजय, रजनी और शंकर ने नहीं किया, बल्कि इन केस में इन तीनों को फंसाया गया है। सर तो फिर किसने अप्पा? तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम इस बात का पता लगा लेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता चल चुका है कि कौन इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सर ये केस तो जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा निकला। तहकीकात करने वाले ने खुद ही क्राइम पे पर्दा डाला, और यही नहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए बेगुनाहों को फंसा दिया। मुझे लगता है इस गेम की प्लानिंग मर्डर होने के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। सर हमें भी शक हुआ था,
पहली बार तब जब रमेश अन्ना 3 लाख की ऑफर लेकर ये मामला सेटल करवाने के लिए आए थे। सर पेपर साइन करते वक्त हमको 7 लाख रुपए मिले और वो चाहते थे कि हम 3 लाख और लेके ज़मीन उनको दे दें, यानी कि 42.5 लाख की ज़मीन हम सिर्फ 10 लाख में उनको दे दें, लेकिन हमने इस बात से इनकार कर दिया। हाँ सर, और जब बातों से काम नहीं बना तो इंस्पेक्टर सुरेश को भेजा गया हमें डराने के लिए। सर इस पूरे गेम को शुरू रमेश अन्ना ने ही किया था, लेकिन शुरू करने वाला ही खत्म हो गया और उसके दोस्त इंस्पेक्टर सुरेश ने उसके खून के इल्जाम में तुम तीनों को फंसा दिया। शुक्र है सर आपको ऐसा लगता है, वरना हम तो बगैर किसी गुनाह की सजा काट रहे थे। कड़ियां जुड़ तो रही हैं, बस एक कड़ी मिसिंग है कि रमेश और विजय को किसने मारा और क्यों। अरे थोड़ा कड़क हाथ मार, जोर लगा। अरे थोड़ा और जोर लगा, आवाज निकलनी चाहिए। अरे मार ही डालेगा क्या? आप कौन? डर मत, एक डील लेकर आया हूं तेरे पास, सच की डील। और अगर इस बार डील अधूरी छोड़ी ना तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, उसी जमीन में जिसका सौदा करने तो सीता अम्मा के पास गया था। साहब अभी सुरेश साहब ऑफ ड्यूटी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बोल बोल बिंदास बोल। किस बात का इंफॉर्मेशन नेटवर्क? सब काम तो सुरेश साहब खुद ही करते थे। ये रमेश, शिवराज और इंस्पेक्टर सुरेश के बीच क्या सांठगांठ थी? सब रमेश शिवराज जो कुछ करने को कहता वो करना ही पड़ता था, उसे सुरेश साहब का पूरा सपोर्ट था। अब पुलिस वालों से कौन पंगा लेगा? इंस्पेक्टर सुरेश की सपोर्ट का क्या फायदा उठाता था रमेश? सब फायदा क्या उठाता था, वो तो गांव की किसी भी लड़की को उठा लेता था। एक नंबर का था, उसे लगता था कि पूरा गांव उसके बाप की, मेरा मतलब है उसके दोस्त की जागीर हो। हाँ बोलते रहे। साहब सुरेश साहब और रमेश दोनों की सोच एक जैसी थी, घटिया। दोनों छोटी जाति वालों से नफरत किया करते थे, कोई भी गांव में उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। दोनों की सेटिंग थी ना साहब। कैसी सेटिंग? ये मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ महीने पहले रमेश अन्ना ने मेरे को बोला कि सीता अम्मा का जमीन खरीदने का है। मैं तो सुन के डर गया था साहब। तू क्यों डरता है मुत्तू? बस तेरी शक्ल और तेरा नाम इस्तेमाल होगा, पैसे में लगाऊंगा, पेपर में बनाऊंगा। समझ रहा ना? अन्ना तो तुम खुद ही खरीद लो ना, मेरे को क्यों बीच में डाल रहे हो? ए मुत्तू, तेरे को बोला ना तेरा नाम इस्तेमाल करना तो करना। तू सीता अम्मा से मिल, पेपर साइन करवा, चेक दे और निकल ले। चेक का पैसा तेरे अकाउंट में मैं डालूंगा और बाकी का जो भी काम है वो मैं करूँगा, समझे? साहब रमेश अन्ना का इरादा पूरा पैसा देने का नहीं था। मेरे को डाउट था कि सुरेश साहब भी इसमें शामिल होगा। रमेश अन्ना और सुरेश साहब हर चीज में साथ में रहते थे। ये तो नहीं मालूम साहब कि सुरेश साहब भी रमेश शिवराज की तरह मजे करते थे या नहीं, लेकिन रमेश अन्ना का नज़र बहुत गंदा था। गांव में कोई भी लड़की छोटी जाति की किसी भी औरत को देखे तो उसको उठा लेते थे, 2-4 दिन मजे करते थे और फिर उसे छोड़ देते थे। और उसका ड्राइवर विजय, वो उसका दलाल था, एक नंबर का कमीना। गांव में किसी भी नई लड़की को देखे तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन दे। और कभी किसी ने शिकायत नहीं की इस बात की? सब किसको शिकायत करते? पुलिस स्टेशन में तो सुरेश साहब बैठे हुए थे ना। पूरे गांव को मालूम है कि अजय, रजनी और शंकर छोटी जाति के, इसलिए उनको फंसाया गया था। साहब मैं तो बेकार में फंस गया। बार बार रजनी, शंकर और अजय के फोन आते थे बाकी के पैसे के लिए। मैंने रमेश अन्ना से बात की तो उन्होंने बोला कि वो देख लेंगे। अरे मुत्तू तू क्यों डरता है रे इन छोटे लोगों से? हाँ मैंने बोला ना मैं संभाल लेगा। अन्ना वो लोग मुझे तो फोन नहीं करेंगे ना? नहीं करेगा रे, अब सुरेश बात करेगा उनसे। ठीक है अन्ना, आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि साइन करके आपको जमीन कब लौटानी है। तो ये सारा गेम सीता अम्मा की जमीन हड़पने के लिए खेला गया और इंस्पेक्टर सुरेश इसमें मिला हुआ था। हाँ साहब, रमेश अन्ना ने उनका नाम लिया था, लेकिन उन लोग के बीच में क्या डील हुआ था ये मैं नहीं जानता साहब। साहब पूछना तो चाहिए था ना, हम किस लिए बैठे इधर? जब ये डबल मर्डर केस हुआ तो पूरे जिले में किसी भी खबरी को कोई काम नहीं मिला इस केस को पता करने के लिए। अब काम दे रहा हूँ। खून अजय, रजनी और शंकर ने नहीं किया ये बात तय है, लेकिन खून हुआ तो है। किसने किया ये पता लगाना है। खोद डाल जहाँ खोदना हो, लेकिन सच निकाल कर लाना। साहब एक दिन का टाइम दो,
अब सारा गेम समझ में आ चुका है। यह गेम खेला गया एक महंगी जमीन को पानी के भाव खरीदने के लिए। एक नकली खरीदार खड़ा किया गया, वो भी ऐसा जो रमेश के हाथों की कठपुतली था। एक छोटी सी रकम टोकन के रूप में देकर जमीन मालिकों से पेपर साइन करवा लिए गए और फिर इंस्पेक्टर सुरेश से उन पर दबाव डलवाया ताकि वो डर जाए और रमेश को ये जमीन उसकी मनमाफिक कीमत पर मिल जाए। सर, रमेश और इंस्पेक्टर सुरेश दोनों पार्टनर थे, पर हो सकता है बाद में इंस्पेक्टर सुरेश के मन में लालच आ गया हो और वो पूरी रोटी अकेले खाना चाहता हो, इसीलिए मरवा दिया रमेश को और इल्ज़ाम लगा दिया अजय, रजनी और शंकर के ऊपर। राकेश, इस बात के हमारे पास ठोस सबूत हैं कि इंस्पेक्टर सुरेश की चार्जशीट झूठी है। अब बस ये पता लगाना बाकी है कि रमेश और विजय को मारा किसने। सब ठीक हो जाएगा। बस ये जॉब मिल जाए। जरूर मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तुम दोनों को काम मिल जाएगा बेटा, सब अच्छा होगा। नई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो सारे सबूत थे जो ये साबित कर रहे थे कि इस केस में पहले इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं थी, और इस बात के भी पुख्ता सबूत हाथ लगे थे कि इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने निजी फायदे के लिए इस केस की सच्चाइयों को तोड़ा मरोड़ा था। पर क्या वो इस खून में भी शामिल था? इस डबल मर्डर केस का खुलासा होना अभी बाकी था और तभी एक चौंका देने वाली खबर आई। साहब, बोला था ना एक दिन, तो एक दिन में फोन मारा साहब। हाँ हाँ मुर्गन, तूने तो पहाड़ तोड़ दिया। अब ये बता, पहाड़ के ऊपर था क्या? साहब, चॉपर। उड़ाने वाला नहीं, काटने वाला। और जब साहब चॉपर पे फोकस मारा तो सारा डाउट क्लियर हो गया। अब ये पूछो साहब कि चॉपर कहाँ से गायब है? कहाँ से गायब है मुर्गन? कसाई की दुकान से चॉपर गायब है साहब। वो बाद में बोला मुझे। कौन है कसाई? जाने दो ना साहब, उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गन, झटके में बता, हलाल मत कर। साहब, दो छोकरे उधर काम करते हैं, थोड़े हिले हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ करके बैठे हैं। साहब, मेरा पूरा डाउट है कि उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस केस से। जिस दिन दुकान से चॉपर गुम गए, उसी रात को रमेश, शिवराज और विजय कुमार का कत्ल हुआ, वो भी चॉपर से। कहाँ है वो चॉपर? तुम दोनों की शक्ल देखकर मुझे तुम दोनों पर तरस आ रहा। बेहतर होगा कि तुम दोनों भी खुद पर तरस खाओ और जो भी सच है ना, वो बोल दो। साहब, मेरा दोस्त मधु बेकसूर, मैंने मारा उन दोनों को। रमेश और विजय दोनों को मैंने मारा। साहब, ये झूठ बोल रहा है। मधु, तो चुप कर। साहब, ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों ने मिलकर मारा उनको साहब। तुम लोग, और क्या इधर क्या कर रहे हो इतना रात को? हाँ, क्या क्या चाहिए क्या? तेरी जिंदगी। तो ये दोनों खून तुम दोनों ने किए, और क्यों? किसके कहने पर? क्या किसी ने तुम दोनों को मजबूर किया था ये सब करने के लिए? हाँ साहब, मजबूरी में किया हम लोगों ने, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। किसने मजबूर किया था? हाँ? इंस्पेक्टर सुरेश ने?
रमेश, शिवराज और विजय। इसका नाम मीनाक्षी है सर। अच्छी है और उम्र में कच्ची। बंदोबस्त करूं क्या? जल्दी कर, सब्र नहीं होता। मीनाक्षी अकेली लड़की नहीं थे साहब। उस रमेश ने कई लड़कियों को गंदा किया था। राक्षस था वो आदमी, राक्षस। कभी किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं की उसके खिलाफ? की थी साहब, लेकिन वो हर बार बच जाता अपने दोस्त इंस्पेक्टर सुरेश की वजह से। हमने जो किया उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हमारे गांव में, हमारी बिरादरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसको मारना चाहते थे। कितनों की जमीनें छीनी उसने, कितनों की औरतों के साथ। रमेश और उसका चमचा विजय जीने के लायक नहीं थे साहब। हमें कोई दुख नहीं है उसे मारने का। हमने उसके गुनाह की सजा दी है उसको। चौपर कहाँ है? मेरे घर के पीछे मैंने छुपा रखे हैं। सिंह साहब, आपकी और मेरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। सुरेश साहब, अजय, रजनी, शंकर, इन तीनों बेगुनाहों को गुनहगार बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून को पूरी तरह ताक पर रखकर मनगढ़ंत केस बनाया इनके खिलाफ, ताकि ब्लैकमेल करके इनकी जमीन हड़प सको। इनकी कौन सी जमीन थी? इनके बाप दादा हमारे पुरखों के गुलाम थे। ये भी गुलामी के ही लायक हैं। सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी सो कॉल्ड बड़ी बिरादरी में पैदा नहीं हुए। यही सच्चाई है, यही फर्क है उनमें और हम में। और ये फर्क मैंने नहीं पैदा किया, सदियों से बना हुआ, सदियों से। कौन सी सदी में जी रहे हो? उनमें और तुम में फर्क है। वो फर्क मैं तुम्हें बताता हूं। फर्क ये है कि वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं और तुमने अपनी वर्दी के साथ बेईमानी की। वो लोग दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करते हैं और तुमने अपनी वर्दी की आड़ में अपने रेपिस्ट दोस्त के गुनाहों को छुपाया। सही कहा तुमने सुरेश, उनमें और तुम में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है कि वो हर लिहाज से तुमसे बड़े हैं और तुम हर लिहाज से उनसे छोटे, बहुत छोटे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। अजय, रजनी और शंकर पर लगाए गए चार्जेस कोर्ट ने खारिज कर दिए। इंस्पेक्टर सुरेश को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई। रवि और मधु पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 भी लगाई गई। रमेश शिवराज के इस घिनौने रूप से उसकी बीवी और बेटा बिल्कुल अनजान थे। उन्हें हकीकत जानकर बहुत गहरा सदमा लगा। अजय, रजनी और शंकर, इन तीनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन कानून के रखवाले के अनैतिक आचरण की वजह से उन्हें और उनके परिवार को जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे वो काफी आहत हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपनी बदनामी और तकलीफों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि इंस्पेक्टर सुरेश के खिलाफ मजबूत केस बनाया जाए ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब ये तीनों अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के भी गलत इरादे कामयाब नहीं हुए, ना ही रमेश शिवराज के जो किसी को धोखा देने चला था, और ना ही उस बेईमान पुलिस ऑफिसर के जो मौके का फायदा उठाकर 3 निर्दोष लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। आखिर शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस गया। जहां एक कानून के रखवाले ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, झूठ का पर्दाफाश किया और सच को कोर्ट के सामने पेश किया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में शुक्रवार रात 10:30 बजे और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल सतर्क, सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।